नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद देंगे। बता दें, उनका यह भाषण शाम करीब 5 बजे होगा। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। इसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया था। इधर बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर अपने सभी सांसदों से सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश का बजट आज विधानसभा में पेश किया गया। यह बजट योगी आदित्यनाथ सरकार का 8वां बजट है, जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया और बजट में कई अहम बातों पर जोर दिया गया। यूपी सरकार ने बजट में एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने पर जोर दिया जा रहा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर कहा गया कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यह बजट 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां सुबह वे हेलीकॉप्टर से पोचरी पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी में दर्शन किए। सीएम के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां चाक चौबंद कर रखी हैं। इस दौरान डीएम शरद मेहरा, एसपी सीओ आशीष कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में एक जनसुनवाई केंद्र में खुला है, जिसका आज वे शुभारंभ करेंगे। जनसुनवाई केंद्र खुलने के बाद भरतपुर वासियों को अपनी समस्या लेकर जयपुर जाना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी भरतपुर के ही हैं, इसलिए यहां के लोगों की उम्मीद भी बढ़ जाती है। इसलिए यहां जनसुनवाई केंद्र खोला गया है। खबर जयपुर से है, जहां प्रमुख शासन सचिव और विभागीय अधिकारियों ने जंडौल के बस्ती में लंच कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने लंच के दौरान अधिकारियों से विभागीय कार्यों में आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा की और समस्याओं का निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री और अधिकारियों के बीच मजबूत रिश्ता बनाने का यह अच्छा मौका है, जिससे मंत्री और अधिकारियों के बीच विवाद खत्म होंगे और विभागीय कार्य एक दूसरे के तालमेल से तेज गति से पूरा हो सकेंगे। वर्षा की दृष्टि से मात्र 1% बरसात यहाँ पर होती है, लेकिन जैसे गंगानगर हनुमानपुर में किन्नू है, हमारे सवाई माधोपुर में अमरूद है और झालावाड़ साइड में मौसमी है। ऐसे जो फसल तैयार की जा रही उनकी प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा लगे और किसान को उचित मूल्य मिले। कुछ किसान भी लगाना चाहते हैं तो वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं। इसके हम दरवाजे खोल रहे हैं। मैंने सवाई माधोपुर में देखा है कि किसान अमरूद तोड़ कर ले जाता है और दौड़ दाड़ के आज़ादपुर मंडी में उसके साथ बार्गेनिंग होती है और उसको उचित। सीएम भजनलाल शर्मा कल टोंक जिले के दौरे पर रहे, जहां वे सरदा बांध पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। ईआरसीपी प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण सरदा बांध की धीमी गति को रफ्तार देने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बता दें, 2021 में सरदा बांध का निर्माण पूरा होना था, लेकिन कोरोना काल के चलते इसकी समय सीमा बढ़ाकर अक्टूबर 2023 तक कर दी गई, जिसके बाद अब समय सीमा को बढ़ाकर 6 फरवरी 2025 कर दिया गया है। बता दें, ओ मेटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस बांध का निर्माण कर रही है, जिसका निर्माण के बाद दौसा और सवाई माधोपुर जिले के लिए पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा और 5 शहरों समेत करीब 1200 गांव तक पानी पहुंच पाएगा। जोधपुर देवस्थान विभाग द्वारा भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन 1000 यात्रियों को लेकर रवाना हुई है। बता दें, ट्रेन को रवाना करने के लिए भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत, विधि मंत्री जोगाराम पटेल और शहर विधायक अतुल बंसाली और सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी सहित कई राम भक्त मौजूद रहे। देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने 22 जनवरी को हुई अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजस्थान से राम मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही थी, जिसके मद्देनजर दूसरी ट्रेन अयोध्या के लिए राजस्थान से वरिष्ठ नागरिकों के लिए रवाना हुई है। हम सबका सौभाग्य है
कि हम इस युग में पैदा हुए हैं जिस युग में राम जी के मंदिर का अयोध्या में निर्माण करने का भी फैसला आया और वहाँ पे मंदिर का निर्माण भी, शिलान्यास भी हुआ और मंदिर का उद्घाटन भी हुआ। और ये हम सभी सौभाग्य है, देशवासी की है, हम सबका सौभाग्य है कि इस युग में हम पैदा हुए। अभी पूरे प्रदेश में एक माहौल है कि हम सबको अयोध्या जाना है। देवस्थान विभाग से विभिन्न धामों की यात्राओं के लिए देवस्थान विभाग ट्रेनें चलाता है, लेकिन अभी सबकी डिमांड है कि हमको तो सिर्फ श्री राम जी के दर्शन करने हैं और अयोध्या जाना है। तो हमने अयोध्या के लिए अभी 25 दिसंबर को वहाँ जयपुर से किया ट्रेन चलाई थी। एक ट्रेन आज जैसे यहाँ से चला रहे 5 जनवरी को, और 14 और 28 तारीख को उदयपुर से चलाएंगे। इसके बाद में क्रम वाइज और जगह से भी देवस्थान विभाग की तरफ से ट्रेनें चलाई जाएगी। निश्चित रूप से लोगों की डिमांड है, इसलिए चलाई जाएगी। हरियाणा में पुलिस और राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से पंचकुला के सेक्टर 14 की राजकीय महिला महाविद्यालय में फाइनल राउंड आयोजित किया गया। नशा मुक्ति को लेकर आयोजित यह हैकाथॉन का फाइनल राउंड था, जिसमें पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस दौरान डीजीपी ने नशा मुक्ति का संदेश देते हुए युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने विजेता प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि हैकाथॉन का उद्देश्य तकनीकी और गैर तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को मानसिक रूप से मजबूत करना है। हम लोगों ने एक हैकाथन का ग्रैंड फिनाले रखा था। इसमें जो यूथ है उनके पास एंटी ड्रग्स का मैसेज कैसे हम लोग नए तरीके से पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में कंपटीशन हुआ था। इसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे ने, साउथ से चेन्नई के तक के भी बच्चे आए थे। 250 टीमें थीं, जिसमें से 10 टीमों में से 3 टीमों को डीजीपी साहब ने सिलेक्ट किया है। और जैसा कि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी, उनकी हमेशा से जो है ये कोशिश रही है कि जो हमारे यूथ है हरियाणा के, वो किसी भी हालत में नशे से, इन सब चीज़ों से दूर रहें और किस तरह हम उनके साथ अच्छा संवाद कायम कर सकते हैं। बहुत सारी स्टेट्स के बच्चों ने, बहुत सारी टीमों ने, इंजीनियरिंग कॉलेजेस अक्रॉस द स्टेट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया और आज 10 बेस्ट टीम्स, आज उन्होंने अपने आइडियाज़ यहाँ प्रेजेंट किए और 3 बेस्ट टीम्स को प्राइजेस दिए गए। तो ये ड्रग अब्यूज़ और डेलिंक्वेंट बिहेवियर के बारे में यह हैकाथॉन ऑर्गेनाइज की हमारी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पंचकुला और हरियाणा पुलिस ने सबने मिलकर के, और नैसकॉम, हैक टू स्किल और कुछ और हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें काम किया और बहुत अच्छे आइडियाज़ बच्चों ने दिए और इनको आगे बढ़ाया। बढ़ेंगे आगे। खबर अलवर से है, जहां जिला अस्पताल में कई खामियां पाई गई है, जिसका खामियाजा जान माल की क्षति से किसी को भी उठाना पड़ सकता है। ऐसा ही केस अस्पताल का है, जहां पूरी बिल्डिंग में तार खुले नजर आ रही हैं। बारिश की वजह से हादसे की संभावना और भी बढ़ जाती है। इसी पर नवतेज टीवी के संवाददाता दीक्षित कुमार ने जिला अस्पताल में जाकर मौके का जायजा लिया। इस वक्त मैं खड़ा हूं अलवर के सबसे बड़े जिला अस्पताल में, जहां पर कई बार देखने को मिला है कि जिला अस्पताल की कई कमियां यहां पर देखने को मिली है, लेकिन आज हम एक ऐसी कमी दिखाने जा रहे हैं जिससे कभी भी जनहानि का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जिला अस्पताल के ऊपर नंगे तार है और ये तार बिल्कुल पूरी बिल्डिंग के डोरी के होके अंदर तक जा रहे हैं। अब बारिश का सीजन चालू है, कभी भी करंट की स्थिति बन सकती है। जिला अस्पताल के जो प्रमुख चिकित्सा हैं इस खबर पे उनको ध्यान देना चाहिए, इस बात को लेकर कि कभी भी जनहानि हो सकती है। अगर वो ध्यान नहीं देते तो क्या जिला कलेक्टर या जिला प्रशासन इस पर ध्यान देगा या कार्रवाई करेगा, ये भी एक देखने का विषय रहेगा। अलवर से नवतेज टीवी के लिए मैं दीक्षित कुमार। खबर 12 से है, जहां कहने को तो 34 शहरिया छात्रावास चल रही हैं, जिन पर करोड़ों की धनराशि खर्च की गई है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आज भी लोग तरस रहे हैं। छात्रावास प्रशासन की लापरवाही के चलते पढ़ाई लिखाई छोड़कर छात्राएं बाहर से पानी लाने को मजबूर हैं। छात्राओं को पानी भरने के लिए सड़क पार करनी पड़ती है, जिससे दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। छात्राओं का कहना है कि 2 महीनों से वे सर्दी में पानी भरकर ला रही है, जबकि उनकी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है, जिससे उनको पढ़ने में दिक्कतें होती है।
खबर डूंगरपुर से है, जहां सदर थाना क्षेत्र दिवलगांडी गांव में चोरों ने मकान से लाखों रुपए की चोरी घटना को अंजाम दिया है। चोर लाखों के सोने चांदी के आभूषण समेत कैश चोरी कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक दोनों दंपति एग्जाम देने के लिए अजमेर गए हुए थे। चोरी की सूचना पीड़ित परिवार को उनके पड़ोसियों ने दी, जिसके बाद पीड़ित ने सदर थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। एक 1:30 बजे समथिंग फ़ोन आया कि सरपंच साहब आपके मकान पे ताला टूटा हुआ है। तो जैसे मुझे पता लगा, फिर मैंने उसको वीडियो कॉल पे कहा कि मैंने कहा कि भाई एक बार मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ। फिर वो आगे वाला गेट अंदर से बंद था, तो फिर ताला टूटा हुआ नीचे गिरा हुआ पड़ा था, उसको खारी से काटा हुआ था। फिर अंदर सामान सब पीछे वाले गेट से वो जो बंदा है उसको वीडियो कॉल करके मैंने कहा। फिर मैंने थाना सदर डूंगरपुर को फ़ोन किया। मौके पे थानेदार साहब ने सब पहुँचे थे, उन्होंने रिकॉर्डिंग और फ़ोटो सब लेके आए हैं। लेकिन मैं क्या वहाँ से आने में देरी हुई अजमेर से, तो मैं अभी आज घटनाक्रम की आज रिपोर्ट दर्ज करने आया हूँ। सब सामान आके देखने के बाद लगभग मेरा जो भी मेरे पत्नी का जेवरात और मेरे जो थे राजस्थान के राजसमंद में पार्षद पति पर फायरिंग के मामले में कांकरोली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। बता दें, आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पार्षद पति जाकिर हुसैन उन्हें तालाब से मछली पकड़ने से रोकता था, जिससे तंग आकर दोनों आरोपियों ने पार्षद पति को रास्ते से ही हटाने का फैसला लिया, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल बता दें, 31 जनवरी को जलचौक के संतोषी नगर कांकरोली में 2 बदमाशों ने आपसी रंजिश के चलते पार्षद पति जाकिर हुसैन पर फायरिंग कर उसे घायल कर दिया था और मौके से फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर दिया। उधर अलवर में दिव्यांगों के फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर जिले के सभी दिव्यांगों में आक्रोश फैला हुआ है, जिसके लिए गुस्साए लोगों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दिव्यांग संस्था के अध्यक्ष अशोक नगर ने बताया कि सीएमएचओ विभाग ने 53 दिव्यांगों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं। उनका कहना है, एक ही परिवार के 4 फर्जी दिव्यांग पत्र बनाए गए। ऐसे में वास्तविक तौर पर दिव्यांगों को कैसे इसका लाभ मिल पाएगा। उन्होंने इस फर्जीवाड़े में लिप्त सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। परमार्थम दिव्यांग एवं जन कल्याण संस्थान द्वारा और पंडित तोताराम नर सेवा संस्थान द्वारा जो 53 दिव्यांग प्रमाण पत्र सीएमएचओ कार्यालय द्वारा फर्जी बनाए गए और पूर्व में 2021-22 में भी एक ही परिवार के 4-5 दिव्यांग जनों के फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए। हम ये चाहते हैं, अगर ऐसे फर्जी वाले प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे तो वास्तव में जो दिव्यांग है उसको लाभ कैसे मिलेगा, उसको नौकरी कैसे मिलेगी, उसका जीवन यापन कैसे होगा, उसका देख रेख कौन करेगा। उसकी दोनों पैर खराब है, उसकी दोनों आंखें खराब है। अगर तुम जिसकी दोनों पैर सही है, दोनों आंख सही है, उनका सर्टिफिकेट बनाओगे तो इन दिव्यांगों के कौन देख रेख करेगा। हम ये चाहते हैं मिले जब तक षड्यंत्रकारी जो ये विभाग है, इसमें बिना किसी लिफ्ट का अगर कोई जब तक कर्मचारी इसके अंदर लिप्त नहीं होगा तब तक ये काम करना कोई छोटा आसान नहीं है। 4 स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया पार होना, बिना किसी विभाग के कर्मचारी से लिप्त हुए ये कार्य करना संभव नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ का विभाग का कर्मचारी तो इसके अंदर लिप्त है। और पूर्व में जो 4 प्रमाण पत्र हमने निरस्त करवाए थे, इन्होंने उनकी जांच की, इन्होंने पाया उनके किसी के डॉक्यूमेंट भी यहाँ हॉस्पिटल में नहीं मिले, इन्होंने पाया और उसको निरस्त किया। और ये उपखंड अधिकारी की फोटोकॉपी मेरे हाथ में है, जिन्होंने साफ ऑर्डर कर रखे हैं कि वो दोबारा रीमेडिकल के लिए आए। 4 साल बीत गए, ना ही तो पुलिस, ना ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी और ना ही इस जिले के आदरणीय कलेक्टर साहब जो भी उस समय रहे, हम 4 साल से भटक रहे हैं। 4 साल से उन मुलजिमों को रीमेडिकल। राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, खासतौर पर यह बात सरकारी स्कूलों में नामांकन की वृद्धि हो, बच्चों में अपने धर्म के प्रति जागरूकता आए, यह सब कुछ संभव है यदि राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में या तो उन्हें वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया जाए या वास्तु का जहां दोष है उन्हें दोष मुक्त करवाया जाए, तभी संभव हो पाएगा। यह कहना है बीकानेर के वास्तुशास्त्री राजेश व्यास का। उन्होंने बताया कि आजकल वास्तु का चलन बहुत ज्यादा हो रहा है ताकि नए बनने वाले मकान फ्लैट में किसी भी तरह की कोई भी वास्तु दोष ना रहे। उन्होंने बताया कि अब तो बिना तोड़फोड़ के ही पुराने मकान में वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कई तरह के पिरामिड और सेप्टिक यंत्र से भी मकान के वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। राजेश व्यास से खास बातचीत की बीकानेर के नवतेज टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने। आजकल घरों में बिना तोड़े ही
वास्तु दोष दूर किया जाता है। तमाम तरह के उपाय भी होते हैं। क्या उपाय हैं, किस तरह से वास्तु दोष दूर होता है, तमाम तरह के यंत्रों के माध्यम से वास्तु दोष दूर किया जाता है। हमारे साथ हैं मशहूर वास्तु शास्त्री राजेश व्यास। बात करते हैं किस तरह से ये दोष दूर किया जाता है। आजकल बिना तोड़फोड़ वास्तु के लिए मैं बहुत अच्छी तरह से बताता हूं आपको कि जब भी हम कोई नया घर बनाते हैं तो उस नए घर को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है उसका नक्शा, और नक्शा बनाने के बाद में उस घर की एनर्जी लेवल को जांचना बहुत जरूरी है। और कभी कभी क्या कुछ गलतियां हो जाती है, नया मकान बनाते हैं तो ये जो इस प्रकार के जो यंत्र होते हैं तो हम उसकी नींव के अंदर ही ऐसे यंत्र डाल देते हैं। ये जो यंत्र होते हैं, ये यंत्र नींव के अंदर उसका बूस्टिंग का काम करते हैं। इसके साथ इसमें लगभग 30 से 35 औषधियां डाली जाती है और 5 तरह की मिट्टियों का भी उपयोग किया जाता है, जहां पर गाय और जहां पर चींटी है, घोड़ा है। कुछ यंत्र मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, ये कुछ चमकते हुए यंत्र कुछ नजर आ रहे हैं। कहीं पिरामिड है, कहीं पे श्री यंत्र है, क्या है थोड़ा सा बताइए। शिवलिंग भी है जैसे क्या है? ये जो यंत्र है ये शुद्ध 100% शुद्ध स्फटिक का श्री यंत्र है। ये विशेष नक्षत्रों में हाथ से बनाए जाते हैं। जब हमारा घर बनता है उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, आपके घर में लक्ष्मी, सुख, सौभाग्य, संपत्ति और संपदा की प्राप्ति करने के लिए इन यंत्रों का उपयोग किया जाता है। मेरी ये एक थॉट है कि राजस्थान के समस्त स्कूलों के अंदर जितने भी हमारी कोचिंग संस्थाएं, जितने भी हमारे स्कूल है, यदि वहां पर वास्तु के अनुरूप यदि सारा कार्य किया जाए, जहां पर भूमि का टैंक बनाना है, आजकल तो ये किचन का भी हो गया हर स्कूल के अंदर, तो अग्निकोण के अंदर किचन बनाना है, बच्चों के लिए पढ़ने का स्थान है और जहां अध्यापक कक्ष है, ये सब कुछ यदि उसी हिसाब से हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म में इस बात का विशेष उल्लेख है। गुरुकुल व्यवस्था में भी इस चीजों को लिया जाता था। यदि ये किया जाता है तो आप देखना हमारे स्कूल का नामांकन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बच्चों का जो सर्वांगीण विकास जो कह सकते हैं उसके वास्तु के कारण पढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये गुजारिश है कि वास्तु के अनुरूप हमारे राजस्थान के समस्त स्कूलों को। बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।